नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और लगातार अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस एनसीईआरटी ज्योग्राफी के कोर्स में, जिसमें अब तक हमने पहली इकाई के तहत 2 लेक्चर कंप्लीट किए हैं। 2 लेक्चर्स में हमने समझा कि एनसीईआरटी क्या होती है, एनसीईआरटी को पढ़ने का बेहतर तरीका कौन-सा है, कौन कौन सी एनसीईआरटी महत्वपूर्ण है जिन्हें पढ़ा ही जाना चाहिए, इन सभी बातों को डिस्कस किया। फिर दूसरे लेक्चर में अर्थात जो हमने कल लेक्चर लिया था, वहाँ पर हमने डिस्कस किया हमारे ज्योग्राफी के सिलेबस को। सिलेबस इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पूरी एनसीईआरटी की ज्योग्राफी हम थीम के आधार पर पढ़ रहे हैं, ना कि कक्षा के आधार पर। हम एक थीम चुनेंगे और उस थीम से जितने भी अध्याय जुड़े हुए हैं, जितने भी चैप्टर जुड़े हुए हैं, उन सभी अध्यायों को खत्म करते हुए हम आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज हमें हमारे अगले थीम की शुरुआत करनी है, इकाई 2 की शुरुआत करनी है और सबसे बेसिक टॉपिक से हमें अपनी एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू करना है। देखिए, एक बात तो हम सभी जानते हैं दोस्तों कि भूगोल का अर्थ क्या है। भूगोल का बड़ा सामान्य सा अर्थ है कि पृथ्वी का अध्ययन करना, अर्थ को स्टडी करना। ये बात तो क्लियर है। अगर हम हिंदी की परिभाषा की बात करें तो हिंदी में लिखा होता है भूगोल, अर्थात पृथ्वी गोल है। लेकिन हम जानते हैं कि रियलिटी में ऐसा नहीं है। वास्तव में दोस्तों, जो पृथ्वी है, हम सोचते हैं कुछ इस तरह से है, लेकिन पृथ्वी का आकार कुछ इस तरह से है। और पृथ्वी का अपना एक विशिष्ट आकार है, अर्थ का अपना एक स्पेसिफिक शेप है, जिसे जियोइड शेप कहा जाता है, जिसे जियोइड आकार कहा जाता है। ठीक है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले टॉपिक से शुरू करेंगे, जहां हमें ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड अर्थ के बारे में पढ़ना है, क्योंकि ये मूल अवधारणा है ना। किसी भी विषय को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उस विषय की शुरुआत कैसे हुई, या जिसके बारे में वो विषय है उसके एवोल्यूशन के बारे में पढ़ना चाहिए, उसके उद्भव के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम इसी प्रक्रिया को फॉलो करेंगे और पहली अध्याय या पहली इकाई को पढ़ना शुरू करेंगे। अब देखिए दोस्तों, हमेशा जब भी हम ये टॉपिक पढ़ेंगे ना, जैसे हमने एक थीम चुना है, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स एंड द अर्थ, तो यहाँ हम उसके आयाम पढ़ेंगे। और आयाम का अर्थ यह है कि इस जो थीम है, ये जो हमारी यूनिट है, इसमें हम कौन कौन से अध्याय शामिल करने वाले हैं, इसमें हम कौन कौन से चैप्टर शामिल करने वाले हैं। तो सबसे पहले कक्षा 11 में एक किताब है, फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। तो कक्षा 11 की एनसीईआरटी का पहला अध्याय है भूगोल एक विषय के रूप में, ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। हम पहले यही टॉपिक पढ़ेंगे और आज की हमारी क्लास का यही सेंट्रल टॉपिक रहेगा। अब यहाँ से शुरुआत करने का उद्देश्य भी आप समझ रहे हैं कि अगर हम किसी विषय को पढ़ने जा रहे हैं तो कम से कम ये तो पता रहे कि भूगोल क्या है, भूगोल की शुरुआत कैसे हुई, भूगोल को कितनी शाखाओं में बांटा गया है। ये सबसे मौलिक जानकारी है किसी भी विषय के रूप में, जो हमें पता होनी चाहिए। फिर हम आगे चलेंगे और हम 6वीं क्लास के पहले अध्याय को डिस्कस करेंगे, C6C1, और इसमें हम सौरमंडल में पृथ्वी की चर्चा करेंगे, द अर्थ इन अ सोलर सिस्टम पढ़ेंगे। बहुत बढ़िया टॉपिक है, बहुत मतलब पहले ही टॉपिक में ऐसा नहीं कि कंटेंट कम है। इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप एसएससी वगैरह के प्रश्न लगाइएगा जो यूनिवर्स से पूछे गए हैं। लगभग 70 से 80% प्रश्न आप लगा पाएंगे 6वीं क्लास का अध्याय पढ़ने के बाद। इतना सारा कंटेंट दिया हुआ है, ये भी बताया गया है कौन सा ग्रह कितने दिन में परिक्रमा करता है, दूरी क्या है, आकार क्या है, तारे क्या होते हैं, आकाशगंगा क्या होती है, सारी चीजें इसमें बताई गई हैं और बहुत बहुत आसान भाषा में बताई गई हैं। तो अगला टॉपिक हम पढ़ रहे होंगे सौरमंडल में पृथ्वी। ठीक है, इसके बाद हमें हमारी फिजिकल ज्योग्राफी पर वापस लौटना है 11वीं कक्षा की। और यहाँ पर 11वीं कक्षा का दूसरा अध्याय है
जिसकी हेडिंग है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहाँ पर हमें पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर अलग अलग संकल्पनाएं पढ़ने मिलेंगी। कोई कहेगा कि साहब दो सूरज आजू बाजू जा रहे थे जिसकी वजह से पृथ्वी बन गई। कोई कहेगा एक उल्का पिंड की वजह से पृथ्वी बन गई। अलग अलग थ्योरीज लोग देंगे। तो सारी थ्योरीज को हम पढ़ेंगे, हाइपोथेसिस को पढ़ेंगे। और यहीं पर एक सिद्धांत भी है जिसे हम बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो बिग बैंग थ्योरी को भी हम डिस्कस करेंगे, जो फिलहाल पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सबसे प्रमाणिक सिद्धांत है कि कैसे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। बहुत सारे सिद्धांत दिए गए ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर के। किसी ने दोलन सिद्धांत की बात कही, ठीक है। तो अलग अलग प्रिंसिपल दिए गए, लेकिन जो बिग बैंग थ्योरी है वो अब तक सबसे प्रमाणित और सबसे स्वीकार्य सिद्धांत है। अब तक का सबसे ज्यादा प्रूव्ड एंड एक्सेप्टेड जो प्रिंसिपल है, दैट इज बिग बैंग थ्योरी। तो वो हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। तो अब आप देख रहे हैं कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं। ये होता है थीम। इस तरीके से हमें थीम के आधार पर पढ़ना है दोस्तों। बहुत क्रम से हमने टॉपिक को जमाया है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो हम छठवीं क्लास का दूसरा अध्याय और 11वीं क्लास की एनसीईआरटी का तीसरा अध्याय। अब ये पीडब्ल्यू का मतलब यहाँ पर ये है दोस्तों कि 11वीं कक्षा में एक और एनसीईआरटी चलती है, प्रैक्टिकल वर्क इन ज्योग्राफी, भूगोल के प्रयोगात्मक कार्य। अब ये आपको पढ़ना नहीं है उसमें, लेकिन एक टॉपिक बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, वो है अक्षांश और देशांतर। मतलब सारी बातें इतना डिटेल्ड मैंने अब तक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को कहीं नहीं देखा। बहुत बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। ये टॉपिक थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन इसके बाद अक्षांश और देशांतर रेखाएं हमेशा के लिए आपको क्लियर हो जाएंगी, कोई भी समस्या नहीं जाएगी। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अब ये किताब हमने आपको इसलिए नहीं बताई एनसीईआरटी में। आप कहेंगे कि सर ये आपकी लिस्ट में तो बिल्कुल नहीं है। नहीं है, क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं है। उसमें एक दो टॉपिक ही मिलते हैं, तो जो मैं आपके लिए सामने ला करके कंप्लीट कर दूंगा, तो इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अगला इसमें हमें क्या करना है, छठवीं क्लास का दूसरा अध्याय और 11वीं कक्षा का तीसरा अध्याय, इन दोनों को मिला करके हम एक टॉपिक पढ़ेंगे ग्लोब। और ग्लोब में भी हम डिस्कस करेंगे अक्षांश और देशांतर के बारे में, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब हम यहाँ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड डिस्कस करेंगे तो इसी के साथ हमें इंटरनेशनल डेट लाइन भी डिस्कस करनी है। हम ये भी जान पाएंगे कि समय कैसे निकाला जाता है। कैसे हम ये कह पाते हैं कि सर अगर इंग्लैंड में 12 बजे हुए हैं तो भारत में शाम के 5:30 बजे होंगे। ये कैसे कह पाते हैं, ये सारी बातों को हम समझेंगे, बहुत अच्छे मैनर में डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगला टॉपिक, ये भी 2 कक्षाओं को मिला करके हम तैयार करेंगे। छठवीं क्लास का चौथा अध्याय और 11वीं क्लास का दूसरा अध्याय, ये भी प्रैक्टिकल वर्क से लिया है हमने। और इसमें हम मैपिंग की बात करेंगे, मानचित्र की बात करेंगे। और मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक चीज और जो हम इस कोर्स के साथ ऐड ऑन कर रहे हैं, हमारे क्लास का सामान्यतः जो आखिरी के 5 मिनट होंगे, हम प्रतिदिन वो मैपिंग में दिया करेंगे। बहुत धीमे धीमे हमें मैप पढ़ना है। अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों कर रहे हो। देखिए, हमने आपसे कहा था कि एनसीईआरटी में ना कुछ होमवर्क दिया जाता है। तो एनसीईआरटी में पहला होमवर्क यही दिया गया है कि आपको भारत के राज्य, उनकी राजधानियां, उनकी सीमाएं, ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। तो हम एक लक्ष्य लेके चलते हैं कि सर आने वाले 4 या 5 दिनों में हमें भारत के पूरे राज्यों के नाम याद होंगे, हमें पूरी राजधानियां याद होंगी। ये हो सकता है कि आपको याद हो। तो याद क्या करना है, हमें भारत के मैप को बिल्कुल अपने दिमाग में ना एज इट इज बसाना है। ऐसा क्यों, आपने देखा होगा कि आजकल सवाल बनते हैं, बताइए कौन कौन से देशों की सीमाएं, पाकिस्तान राज्यों की सीमाएं पाकिस्तान को छूती हैं।
बताइए कौन कौन से राज्य हैं जो तीन ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरे हुए हैं, जो तीन तरफ से इंटरनेशनल बाउंड्री से घिरे हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तटीय राज्य कौन कौन से हैं, कोस्टल स्टेट कौन कौन से हैं। तो एक मैप लेकर के हम अलग अलग तरीके से उसको प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारे दिमाग में मैप भी क्लियर हो। और जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना, हर दिन 5 मिनट, एक दिन हम आज पढ़ेंगे तो आज हम एक दो यूनियन टेरिटरी की बात कर लेंगे, ठीक है। तो हर दिन हमें 5-5 मिनट का मैपिंग वर्क करना है ताकि बेसिक मैप हमारे तैयार हो जाए। पहले हम इंडिया का बेसिक मैप तैयार करेंगे, फिर हम वर्ल्ड के बेसिक मैप को तैयार करना शुरू करेंगे। बेसिक मैप का मतलब यह है कि अभी हम आपको टेक्निकलिटीज में नहीं ले जाएंगे। अभी हम आपको ये नहीं पढ़ाएंगे कि भारत में यहाँ ये पर्वत है, वहाँ वो पर्वत है, ये नहीं। अभी हमें सिर्फ ये पता करना है कि भारत में राज्य कौन सी जगह पर है, उस राज्य की सीमाएं किस किस से जुड़ती हैं, ये डिस्कस करेंगे। फिर हम विश्व के साथ भी ऐसा करेंगे। हमें विश्व में सिर्फ ये पढ़ना है कि कौन सा देश कहाँ पर है और उसकी राजधानी क्या है। हमें ये बिल्कुल डिस्कस नहीं करना है अभी कि उस देश में क्या है क्या नहीं है। सिर्फ हमें देशों को याद करते हुए आगे बढ़ना है ताकि आने वाले 20 दिनों में या आने वाली 20 कक्षाओं के बाद पूरी दुनिया के जितने भी देश हैं उनके नाम आपको याद हो, उनकी राजधानियां आपको याद हो, उससे भी इम्पोर्टेंट उनकी एक लोकेशन आपको पता हो, और भारत में जितने राज्य हैं वो किसके साथ सीमा साझा करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको याद होंगी। तो इससे बहुत आसानी होगी जब हम भूगोल को आगे पढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद यही करूंगा कि आप लोग भी कोऑपरेट करेंगे और जो भी मैपिंग वर्क हम यहाँ कर रहे हैं उसमें आपका सहयोग मिलेगा, उसमें मुझे आपकी तरफ से कोऑपरेशन मिलेगा। इसके बाद दोस्तों हमें आखिरी टॉपिक जो इस इकाई में डिस्कस करना है वो है छठवीं क्लास का तीसरा अध्याय, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से 2 प्रश्न यूपीएससी ने पूछे हैं और इस टॉपिक का नाम है पृथ्वी की गतियां, मोशन ऑफ द अर्थ। आपको पता ही होगा कि पृथ्वी की 2 प्रकार की गतियां होती हैं, एक तो घूर्णन और दूसरा परिक्रमण। एक होता है रोटेशन, एक होता है रेवोल्यूशन। तो ये 2 गतियों की हमें बात करनी है। हम जानेंगे ये क्या होती हैं, इनकी वजह से कौन कौन से फिनोमेना होते हैं। अगर पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाना बंद कर दे, सिर्फ अपने अक्ष पर घूमती रहे, तो उसका क्या प्रभाव होगा। या फिर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमना बंद कर दे, अपने एक्सिस पर घूमना बंद कर दे और सिर्फ सूर्य के चारों ओर घूमे, तो इसका अर्थ क्या होगा। इन बातों को हम डिस्कस कर रहे होंगे, इनकी चर्चा हमें करनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस पहली क्लास से ना आपको अब समझ आ रहा होगा कि थीम का मतलब क्या है। और ट्रस्ट मी, अगर इस हिसाब से आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना तो ये सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों, क्योंकि अब आपके पास पता है क्या होगा। आपके पास वास्तव में एनसीईआरटी के नोट्स नहीं बन रहे हैं, आपके पास वास्तव में एक टॉपिक के पूरे नोट्स बनेंगे जो आपको हमेशा काम आएंगे। कि सर एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया और हमारे सिलेबस में ना, यूपीएससी के सिलेबस में सिर्फ एक लाइन लिखी है, उसमें एक लाइन लिखी है। जब आप प्रीलिम्स का सिलेबस देखते हैं, ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, सब कुछ दे दिया एक लाइन के सिलेबस में। तो यहाँ से ना हमारे टॉपिक की शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, टॉपिक को शुरू करते हैं। और हमारा पहला अध्याय इस इकाई के तहत जो है वो है भूगोल एक विषय के रूप में, ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जब आप भूगोल में फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो उसका पहला अध्याय, क्लास 11 का पहला अध्याय यही है, ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन। ठीक है, अब इस अध्याय में हमें क्या क्या पढ़ना है वो भी जानना जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर हम पढ़ने क्या वाले हैं, एक आउटलाइन तो बन जाए। पढ़ने का ना एक क्रमबद्ध तरीका होना चाहिए। और एक बात मैं आप लोगों को और बताऊं, अभी से ये हैबिट लेकर के आओ, चीज़ों को सिस्टमैटिक रखने का, चीज़ों को अरेंज करने का। बहुत मदद करता है जब आप आंसर राइटिंग लिखते हो। अगर आप छोटी छोटी बातें ना पीपीटी में नोटिस करेंगे, मैं बहुत फोकस रखता हूँ कि ये मेरे अध्याय के लिए मैं हमेशा ये वाला बॉक्स इस्तेमाल करूँगा, ये मेरा यूनिट वाला बॉक्स है। क्लियर, एक बहुत सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन होना चाहिए और यही चीज आपके नोट्स में भी दिखना चाहिए।
जितना आप सिस्टमैटिक रहोगे, ट्रस्ट मी, वो चीज़ रिफ्लेक्ट होगी आपकी आंसर राइटिंग में, वो चीज़ रिफ्लेक्ट होगी आपकी बातों में। बहुत एक एक करके आगे बढ़ते जाइए। हमें क्रमबद्ध अध्ययन करना है, हमें सिस्टमैटिक स्टडी करना है, ठीक है। तो अब इस अध्याय में हम क्या क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले हम भूगोल का परिचय पढ़ रहे होंगे दोस्तों, एन इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी। सर इसमें क्या पढ़ना है? इसमें हमें जानना है कि भूगोल की परिभाषाएं क्या क्या हैं, ये जो शब्द है ज्योग्राफी, ये कहाँ से निकल के आया, इसका अर्थ क्या होता है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, हम भूगोल अध्ययन के उपागमों का अध्ययन करेंगे, अप्रोचेस टू स्टडी द ज्योग्राफी, हम इनको डिस्कस करेंगे। अर्थ क्या है? उपागम का मतलब होता है कि तरीका, अप्रोच मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को करने का तरीका, वो हमारी अप्रोच कहलाती है। तो किसी भी विषय को, सिर्फ भूगोल नहीं, किसी भी विषय को पढ़ने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे उपागम होते हैं। यहाँ पर दो उपागमों की चर्चा की गई है, दो अप्रोचेस की बात की गई है। एक है क्रमबद्ध उपागम, जिसे हम सिस्टमैटिक अप्रोच कहते हैं, और दूसरा है प्रादेशिक उपागम, जिसे हम रीजनल अप्रोच कहते हैं। हम दोनों को डिस्कस करेंगे। अप्रोच पढ़ने के बाद हम भूगोल की शाखाओं को जानेंगे, हम ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी को डिस्कस करेंगे। ये इसलिए जरूरी है दोस्तों कि कभी, जैसे मैं ये मान के चल रहा हूँ कि एनसीईआरटी बैच का अर्थ है कि यहाँ वो लोग हैं जो प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, जिन्होंने अब तक जानते ही नहीं, और मैं इस कोर्स को ऐसे ही बनाऊंगा दोस्तों। उन लोगों के लिए खासतौर पर यह कोर्स जरूरी है जो बिल्कुल ही बिगिनर है। सर हम यूपीएससी की दुनिया में ना अभी हमारा पहला कदम भी नहीं रखा है, ये मान के चलिए। तो मैं जानता हूं कि आपका पहला कदम नहीं रखा है, और हम उसी चीज को लेकर के चलेंगे। पहले दिन ही तो हमने डिस्कस किया था, ये कोर्स आपकी नींव बनाने के लिए है, फाउंडेशन बनाने के लिए है, ठीक है। फिर आपको याद रखना है। तो भूगोल की शाखाओं को हम डिस्कस करेंगे, ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी पढ़ेंगे। तो बहुत सारे नाम सुने होंगे आप लोगों ने, सुना होगा सर फिजिकल ज्योग्राफी सुनते हैं, सर एक क्लाइमेटोलॉजी भी वर्ड होता है, एक ओशनोग्राफी भी वर्ड होता है। तो इन सभी शब्दों का अर्थ क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे। फिर चौथे नंबर पर ये आपका होमवर्क, ये आपके लिए होमवर्क, हमने कहा था ना कि हमें एनसीईआरटी एग्जाम की डिमांड के हिसाब से पढ़नी है। ये आपके लिए रहेगा रीडिंग फॉर मेंस एग्जामिनेशन। पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमने एनसीईआरटी की जो बहुत अच्छी लाइन है या बहुत अच्छा पैराग्राफ है, जहाँ से मुझे लगता है कि यार ये शब्द आप निबंध में लिख सकते हैं, कभी कोई आंसर आया तो वहाँ यूज़ कर सकते हैं, तो वहाँ हमने रीडिंग मटेरियल के रूप में दिया है। एनसीईआरटी के उस भाग को काट करके उसको अंडरलाइन करके आपको दिया है, दोनों भाषाओं में है, हिंदी और इंग्लिश। ये आपको कम से कम 6 बार पढ़ना है, एटलीस्ट आपको 6 बार पढ़ना है, ताकि आप उसके तत्व को समझ सकें, ताकि आप ये समझ सकें कि ये लाइन वास्तव में आपसे क्या कहना चाहती है। आपको याद है हमने पहली क्लास में एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट डिस्कस किया था। जब आप पहली बार एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आपको कुछ समझ नहीं आता, लगता है कि यार ये मोटी मोटी सी किताबें क्या ही हमारे काम आएंगी। दूसरी बार जब आप पढ़ते हैं तो हल्की समझ विकसित होती है, और जब तीसरी बार आप उसे पढ़ते हैं दोस्तों, तब आप उन बातों को समझ पाते हैं जो एनसीईआरटी वास्तव में आपको सिखाना चाहती है। क्या होगा, धीरे धीरे आप आगे बढ़ोगे और आप एनसीईआरटी को जोड़ना शुरू करोगे, हर चीज से जोड़ना शुरू करोगे। आप धीरे धीरे इसे इतिहास से जोड़ना शुरू करोगे, धीरे धीरे आप इसे पर्यावरण से जोड़ना शुरू करोगे, और आपको लगेगा कि यार एक जो लाइन यहाँ पर लिखी हुई है ना, ये तो मैं 8 जगह यूज कर सकता हूँ। यही होती है पढ़ाई करने का सही तरीका। जो भी स्मार्ट स्टडी वाले लोग होते हैं ना, वो ऐसी चीज़ों को पढ़ते हैं जो वो 6 जगह यूज़ कर सकते हैं। तो एक टॉपिक पढ़ा, 6 जगह इस्तेमाल करेंगे तो और बेहतर रिजल्ट मिलता है, और भी बेहतर उसका परिणाम नजर आता है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ तक ना हमें ये 4 टॉपिक कंप्लीट करने हैं, ये 4 हमारे सब टॉपिक हैं जो ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन, भूगोल एक विषय के रूप में इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी का जो आकार है दोस्तों वो इस तरह से नहीं है। पृथ्वी का जो आकार है वो कुछ ऐसा है।
और इसी विशेष आकार को हम जियोइड कहते हैं। तो ये बात दिमाग में डालिए कि भूगोल नहीं है, ठीक है। अर्थ इज नॉट राउंड शेप, सर्कुलर नहीं है अर्थ, ठीक है। पृथ्वी जो है उसका एक अपना विशेष आकार है जिसे जियोइड कहा जाता है, जियोइड शेप कहा जाता है, ठीक। अब हम समझते हैं हमारे पहले टॉपिक को, भूगोल का परिचय एंड इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी। इसमें हमें क्या डिस्कस करना है? तो इसमें दोस्तों सबसे पहले तो हमें भूगोल की शब्द उत्पत्ति को डिस्कस करना है, फिर भूगोल को लेकर के जो अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं, अलग अलग डेफिनेशन दी गई हैं, हमें उनकी चर्चा करना है, ठीक है। अब ध्यान देंगे इस चीज को। सबसे पहले अगर हम हिंदी में शब्द देखें तो हिंदी में कितना आसान है, एक शब्द है भू और दूसरा शब्द है गोल। बहुत ही ब्रीफ डेफिनेशन। भू का मतलब क्या होता है? भूमि। भू का मतलब क्या होता है? लैंड। और गोल का मतलब क्या होता है? राउंड या सर्कुलर, ठीक है। मतलब हमें जो पृथ्वी जो कि गोल है उसका अध्ययन करना है। पर क्या हिंदी की परिभाषा सही डिफाइन कर रही है? अभी हमने जाना ना दोस्तों कि सर हमारी पृथ्वी तो गोल है ही नहीं, तो हम भूगोल कैसे कह रहे हैं? हमारी पृथ्वी का आकार तो जियोइड है। तो हिंदी की परिभाषा उतने अच्छे तरीके से भूगोल को डिफाइन नहीं करती, ज्योग्राफी को डिफाइन नहीं करती। अब दूसरी जो परिभाषा है वो बेसिकली शब्द उत्पत्ति से निकल करके आई है। ये जो शब्द है जियोग्राफी, ये बेसिकली ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है। ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है। एक शब्द है जियो और दूसरा शब्द है ग्राफोस। दूसरा शब्द है ग्राफोस। दोस्तों जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफोस का अर्थ होता है वर्णन। ग्राफोस का अर्थ होता है वर्णन। तो हमें यह समझ में आया कि अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो हमें इसकी परिभाषा क्या मिलेगी? हमें इसकी परिभाषा मिलेगी पृथ्वी का वर्णन। हमें इसकी परिभाषा मिलेगी सर डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। राइट? क्लियर है यहां तक बात? ठीक है। हमें परिभाषा क्या मिलेगी? डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, पृथ्वी का वर्णन। तो ये पहला पॉइंट हमें ये समझ में आया इस टॉपिक से कि सर जो ज्योग्राफी शब्द है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एक शब्द है जियो, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, अर्थ, और दूसरा शब्द है ग्राफोस। ग्राफोस का मतलब होता है वर्णन या डिस्क्रिप्शन। इस हिसाब से हम दोनों को जोड़ें तो शब्द बनता है पृथ्वी का वर्णन, डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। अब ये समझना बड़ा जरूरी है कि सर पृथ्वी के वर्णन का अर्थ क्या है? सर डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ का मतलब क्या, जानना जरूरी है कि आखिर पृथ्वी क्या है सर, ये समझते हैं, ध्यान देंगे। तो देखिए अभी मैंने इस प्रकार से अपनी पृथ्वी को बना लिया है। ये हमारी अर्थ है, हमारा सुंदर सा ग्रह जिसे हम इंसानों ने बिल्कुल खराब बनाने का पूरा ठेका लेके रखा है, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारी अर्थ है। अब जब आप पृथ्वी का अध्ययन करेंगे तो क्या हम पृथ्वी को तीन भागों में बांट सकते हैं? क्या हम अर्थ को तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? कौन कौन से हिस्से, समझिए जरा। देखिए सबसे पहले जो पृथ्वी का ये वाला हिस्सा है जो मैं इस तरह से मार्क कर रहा हूं, क्या इसे हम कह सकते हैं कि ये पृथ्वी का आंतरिक भाग है? दिस इज द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जो भी हमारी पृथ्वी के अंदर है। दूसरा दोस्तों, ये जो भाग है जहां हम रहते हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये पृथ्वी का सतह है? दिस इज द सरफेस ऑफ अर्थ, है ना। और तीसरी बात आपको पता होगा कि ये जो पूरा इलाका है, पृथ्वी के चारों ओर ना दोस्तों बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं और इन्हीं गैसों के द्वारा हम पृथ्वी में सांस ले पाते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी का एक बाह्य आवरण भी है, अर्थ का एक सराउंडिंग भी है, अर्थ की एक सराउंडिंग भी है। तो हमें यह समझ में आया कि अर्थ को हम तीन तरीके से बांट सकते हैं। एक हमारी पृथ्वी का आंतरिक हिस्सा, जैसे मान लीजिए कि एक इंसान, ये हमने
एक सरफेस बनाया। यहाँ पर एक इंसान खड़ा हुआ है, एक इंसान को हमने खड़ा कर दिया, ठीक है। एक इंसान खड़ा हुआ है, अब इसके पर्सपेक्टिव में हमें पृथ्वी को पढ़ना है। तो जब ये इंसान पढ़ेगा तो कहेगा वो खड़ा कहाँ हुआ है, तो कहेगा कि सर मैं तो सतह पर खड़ा हुआ हूँ, मैं तो सरफेस पर खड़ा हुआ हूँ। कहेगा यार पृथ्वी के नीचे भी तो कुछ होगा, तो वो कहेगा कि यार पृथ्वी के अंदर क्या है, मतलब कि आंतरिक पृथ्वी, इंटरनल अर्थ। और वो सांस कहाँ ले रहा है, तो कह रहा है यार मुझे ऑक्सीजन तो यहाँ से मिल रही है, सारी गैसेस तो यहाँ से आ रही हैं, ब्रह्मांड ना, मुझे तारे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे मुझे बहुत बड़ा सा सूरज दिखाई दे रहा है। मतलब एक हो गया उसका बाहरी आवरण, एक क्या हो गया उसका बाहरी आवरण, जिसे हम उसकी सराउंडिंग भी कह सकते हैं। तो अगर हमें पृथ्वी को पढ़ना है तो पहले हम उसे 3 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। अब एक एक करके यहां से समझते हैं कि विषय कैसे आगे बढ़ता है। देखिए, जब भी आप बाह्य आवरण का अध्ययन करेंगे, जब भी कोई व्यक्ति पृथ्वी की सराउंडिंग्स को पढ़ेगा, तो उसे 2 चीजें मिलेंगी। पहली चीज जो उसे मिलेगी, जैसे ही आप बाहर निकलते हो ना, अपनी छत पर जाइए या बाहर जाइए, तो सबसे पहले आपको क्या दिखाई देता है, आपको दिखाई देता है एक बहुत बड़ा सा आसमान जो नीले रंग का दिखाई देता है। आपको दिखाई देता है चांद, आपको दिखाई देता है तारे, आपको दिखाई देता है सूर्य। ये सारी चीजें, तो दोस्तों इन सभी चीजों को हम ब्रह्मांड कहते हैं, इन सभी चीजों को हम यूनिवर्स कहते हैं। और जब भी हम ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं तो इसे हम कॉस्मोलॉजी कहते हैं, इसे हम ब्रह्मांड का अध्ययन या कॉस्मोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो क्या पृथ्वी के अध्ययन में ब्रह्मांड का अध्ययन शामिल होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा। कैसे होगा? आपने बताया कि सर हमें पृथ्वी का अध्ययन करना है। जैसे ही एक इंसान बाहर खड़ा हुआ, उसे आसमान में तारे दिखाई दिए, उसे आसमान में सूरज दिखाई दिया। यही कारण है कि इसमें ब्रह्मांड का अध्ययन भी शामिल होगा, इसमें यूनिवर्स की स्टडी भी इंक्लूड होगी। बहुत अच्छी बात है सर। दूसरी बात, जैसे ही उसने बाहर देखा, उसने देखा कि यार वो सांस ले पा रहा है, हवा आकर के चल रही है। हम बाहर गए, हमने देखा यार बहुत तेज हवा आकर के चल रही है। जैसे आज की क्लास हमारी डिले हो गई, कल यहाँ पर हवा चली, अगेन हमारा इंटरनेट वायर टूट गया, सुबह सुबह फिर वो आए ठीक करके गए, ठीक है। तो हवा बहुत तेज चली, बहुत ही तेज तूफान आया, फिर देखा कि सर बारिश भी हो रही है, सर कभी ओले भी गिर जा रहे हैं। ये सारी चीजें कहाँ हो रही हैं? सर ये मौसमी चीजें हैं। तो ये जितनी भी मौसमी घटनाएं हैं ना दोस्तों, जितने भी ये मौसम से संबंधित घटनाएं हैं, इन सभी का अध्ययन हम वायुमंडल, इसको हम वायुमंडल कहते हैं। और वायुमंडल के अध्ययन को, एटमॉस्फेयर के अध्ययन को ही हम क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं। क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं, हिंदी में हम इसे जलवायु विज्ञान कहते हैं। समझ रहे हैं कितना ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन है अर्थ का, कि ये जो शब्द हमने यहां से चुना कि सर जियोग्राफी का मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन, डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। अब हम एक एक करके समझ रहे हैं। तो सराउंडिंग में जो बाहरी आवरण है, उसमें 2 चीजों का अध्ययन हमें करना होता है, ब्रह्मांड अर्थात कॉस्मोलॉजी पढ़ना होता है, और वायुमंडल अर्थात जलवायु विज्ञान क्लाइमेटोलॉजी। तो अब आपसे कोई पूछे कि बताओ साहब, पहली बार आप पढ़ रहे हैं यूपीएससी की तैयारी, अब आपसे कोई पूछे कि कॉस्मोलॉजी क्या है, तो आप बता पाएंगे? स्टडी ऑफ कॉस्मोस को हम कॉस्मोलॉजी कहते हैं। फिर आपसे कोई पूछे कि बताओ साहब क्लाइमेटोलॉजी क्या है, जलवायु विज्ञान क्या है, तो आप बताएंगे वायुमंडल के अध्ययन को ही हम क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं। अब इसकी परिभाषा का हम विस्तार देंगे। फिलहाल एक लाइन में हमें यह समझ में आया कि वायुमंडल में जितनी भी गतिविधियां होती हैं, एटमॉस्फेयर में जितने भी फिनोमेना होते हैं, उनकी स्टडी को, उनके अध्ययन को हम वायुमंडल कहते हैं, एटमॉस्फेयर सॉरी क्लाइमेटोलॉजी कहते हैं, जलवायु विज्ञान कहते हैं। हो गया, ठीक है सर। हमने बाहरी आवरण का अध्ययन कर लिया, हम बाहर खड़े हुए थे, हमें ऊपर आसमान दिख गया, सर हमें वायु दिख गई। अब सर जैसे ही मैं आगे चल रहा हूँ ना, सतह पर चलते तो हम सतह पर हैं, चलते तो हम सरफेस पर हैं, इसे क्रस्ट कहा जाता है, भूपर्पटी कहा जाता है। तो जैसे जैसे सर मैं चल रहा हूँ, तो सर मुझे ना कहीं पर पहाड़ दिख रहा है,
सर कहीं-कहीं ना मुझे नदियाँ दिख रही हैं। सर कहीं पर मैं जा रहा हूँ तो बहुत मैदान दिख रहे हैं। हम मैच खेल रहे हैं मैदान में सर, है ना? ये सारी चीज़ें। तो जब आप सतह पर होते हैं दोस्तों, जब हम सरफेस पर होते हैं, तो सरफेस पर हमें जो कुछ भी दिखाई देता है, वो बेसिकली स्थल मंडल है। वो क्या है? स्थल मंडल है, वो लिथोस्फियर है। और इसमें ना सब कुछ आता है। इसमें पर्वत आते हैं, पठार आते हैं, मैदान आते हैं। ये सारी चीजें लिथोस्फियर के अंतर्गत आती हैं। बड़े बड़े माउंटेन, बहुत बड़े बड़े प्लेटूज, प्लेटूज के अलावा इसमें आप देखेंगे कि माउंटेन हो गए, प्लेटू हो गए, प्लेन्स हो गए, ये सारी चीजें ना स्थल मंडल में आती हैं। और जब हम स्थल मंडल का अध्ययन करते हैं, जब हम लिथोस्फियर को पढ़ते हैं, और स्थल मंडल में भी ना दोस्तों, ये जो अलग अलग चीजें हैं ना, इनको एक नाम दिया गया है। पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप, इन सबको एक नाम दिया गया है। और वो नाम इनको दिया गया है भू आकृति। क्या नाम दिया गया है दोस्तों? एक नाम दिया गया है भू आकृति। इंग्लिश में इसे टोपोग्राफी कहा जाता है। ठीक है, टोपोग्राफी कहा जाता है। तो जब आप स्थल मंडल में हैं, जब हम लिथोस्फियर में हैं, तो हमें बहुत सारी भू आकृतियां दिख रही हैं। अब शब्द क्लियर होगा। बहुत सारी भू आकृतियां दिख रही हैं, बहुत सारी टोपोग्राफी दिख रही हैं। और इन्हीं भू आकृतियों के अध्ययन को, स्टडी ऑफ टोपोग्राफी को एक नाम दिया जाता है दोस्तों। इसी को हम कहते हैं जियो मॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी हिंदी में से कहा जाता है भू आकृति विज्ञान। क्या कहा जाता है? भू आकृति विज्ञान। तो दो शब्द क्लियर हो गए। बहुत आसान है। इस परिभाषा को केंद्र में रखिए और एक एक करके शब्दों को पढ़ते जाइए। भूगोल की इससे अच्छी डेफिनेशन या इससे अच्छी अंडरस्टैंडिंग क्लियर ही नहीं होगी। आपको सब समझ आ जाएगा कि वास्तव में हमें भूगोल में क्या पढ़ना है। तो जब हम सतह पर रहेंगे तो हम किसका अध्ययन करेंगे? भू आकृति विज्ञान का अध्ययन करेंगे, जियोमॉर्फोलॉजी का अध्ययन करेंगे। अब तीसरा प्रश्न कोई आपसे पूछे कि बताइए भू आकृति विज्ञान क्या है, बताइए जियोमॉर्फोलॉजी क्या है, तो एक लाइन में आप जवाब दे रहे होंगे कि जब हम भू आकृतियों का अध्ययन करते हैं, जब हम टोपोग्राफी की स्टडी करते हैं, तो उसे ही हम भू आकृति विज्ञान या जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं। आसान है। तीन शब्द क्लियर हो गए। कॉस्मोलॉजी भी क्लियर, क्लाइमेटोलॉजी भी क्लियर और जियोमॉर्फोलॉजी भी क्लियर। अब सतह के बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब हमें पृथ्वी की सतह पर एक चीज और मिलेगी। ये तो स्थल मंडल हो गया। दूसरी चीज जो सतह पर हमें मिलेगी, यहां पर क्या हमें सिर्फ स्थलीय भाग मिलेगा? आप जब और आगे जाएंगे तो क्या आपको समुद्र नहीं मिलेगा, महासागर नहीं मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। सर इसी स्थल मंडल पर हमें समुद्र भी मिलेगा। सर हमें बहुत सारी जल राशियां अर्थात वाटर बॉडी भी मिलेंगी। तो इसी समुद्र और जल राशियों के अध्ययन को हम समुद्र विज्ञान के नाम से जानते हैं। हम समुद्र विज्ञान के नाम से जानते हैं। हम ओशियन ग्राफी के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो जब हम सतह पर हैं, जब हम सरफेस पर हैं, तो जिस भूगोल का अध्ययन हमें करना है उसमें दो भूगोल आती है। एक तो हम पढ़ेंगे कि स्थलीय भागों पर क्या क्या है, जो हमारा पूरा लिथोस्फियर है इस पर क्या क्या है। फिर हम ये समझेंगे कि जलीय राशियां कौन कौन सी हैं, महासागर कितने हैं, महासागरों में क्या क्या पाया जाता है। तो जब हम सागर और महासागरों का अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ ओशन, सी एटसेट्रा, इसे हम ओशियनोग्राफी कहते हैं, इसे हम समुद्र विज्ञान कहते हैं। इसके बाद तीसरा और अंतिम हिस्सा बचता है। सर ये कौन सा हिस्सा? अब हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग में भी जानने की इच्छा हुई। कैसे इच्छा हुई? हमने देखा कि कहीं पर ना ज्वालामुखी फट गया, बहुत सारी चीजें बाहर निकल आई। हमने देखा कि अफ्रीका में दो हिस्से अलग होते जा रहे हैं। सुन रहे हैं कि 5000 साल के बाद यहाँ पर एक नया सागर बनेगा, जो बहुत समय के बाद एक महासागर बन जाएगा और एक नया महाद्वीप बन जाएगा। जानने की इच्छा हुई ऐसा क्यों हो रहा है, हिमालय की ऊंचाई लगातार क्यों बढ़ रही है। तब हमें पता चला कि यार पृथ्वी के अंदर ना बहुत सारी चीजें हैं,
अर्थ में जैसे ही आप अंदर जाते हैं, यहाँ तो बहुत बड़ी कहानी चल रही है। तो जब हम पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन करते हैं, तो इसे दोस्तों भूगर्भ शास्त्र कहते हैं। इसे हम भूगर्भ शास्त्र कहते हैं, इसे हम जियोलॉजी कहते हैं। और जियोलॉजी में हम ये सभी बातों का अध्ययन करते हैं। भूगर्भ शास्त्र में हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं, अर्थ के इंटीरियर को पढ़ते हैं। तो अब मुझे बताइए, क्या ये बात क्लियर हुई आपकी कि जो शब्द है जियो और ग्राफोस, जो एक ग्रीक भाषा का शब्द है, इसका अर्थ है पृथ्वी का वर्णन। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि यार पृथ्वी के वर्णन का मतलब क्या है, डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ का मतलब क्या है, तो आप ब्रीफली उससे बताएंगे कि हमारी पृथ्वी को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक हमारी पृथ्वी का बाहरी हिस्सा, जिसमें हमें ब्रह्मांड और वायुमंडल के बारे में पढ़ना है। दूसरा हमारी पृथ्वी की सतह, हमारी अर्थ का सरफेस, जिसमें हमें स्थल मंडल और जल मंडल के बारे में पढ़ना है। और तीसरा हमारी पृथ्वी का आंतरिक हिस्सा, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जहां हमें पृथ्वी के आंतरिक भागों के बारे में पढ़ना है, जहां हमें इंटीरियर ऑफ अर्थ के बारे में डिस्कस करना है। एक एक वर्ड आपको बता पाओगे। आप बता पाओगे कॉस्मोलॉजी, ब्रह्मांड का अध्ययन; क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु का अध्ययन; जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृतियों का अध्ययन; स्टडी ऑफ टोपोग्राफी, ओशियनोग्राफी, जलमंडल का अध्ययन; स्टडी ऑफ वाटर, ठीक है, और वाटर बॉडीज। और फिर आखिरी में आप बता पाएंगे जियोलॉजी, अर्थात स्टडी ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के आंतरिक भागों का अध्ययन। अब अभी तक ना हमने आपको एक फैक्ट नहीं बताया। अभी तक तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट चल रहा था। अब पहला फैक्ट हम आपको बताने जा रहे हैं ज्योग्राफी से। जो ये शब्द है ना, जियो और ग्राफोस, ये शब्द बेसिकली एक महान ग्रीक फिलोसोफर हुए, एक ग्रीक दार्शनिक हुए, उन्होंने ये शब्द दिया था, जिनका नाम है एरेटोस्थनीज। मैं आपको बताता हूं उनका नाम, जिनका नाम क्या है दोस्तों, एरेटोस्थनीज। तो ये अक्सर पूछ लिया जाता है कि बताइए भूगोल शब्द किसके द्वारा दिया गया, हु क्वाइंड द वर्ड ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी वर्ड सबसे पहली बार एक ग्रीक विद्वान ने दिया था, जिनका आप ईयर देख सकते हैं 276 से 194 बीसी, और इनका नाम था एरेटोस्थनीज, ठीक है, जिनकी फोटो यहाँ पर लगी हुई है, आप देख पा रहे हैं। तो ये एक फैक्ट आपको याद रखना है, एनसीईआरटी में ही दिया हुआ है इस फैक्ट के बारे में कि भूगोल शब्द ग्रीक फिलोसोफर या स्कॉलर एरेटोस्थनीज के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ तक आने के बाद हम ये कह सकते हैं कि सर हमने भूगोल की पहली परिभाषा स्पष्ट कर ली, हमने ज्योग्राफी की पहली डेफिनेशन पढ़ ली, और पहली परिभाषा में हमने पढ़ा कि भूगोल वास्तव में पृथ्वी का वर्णन है। सर पहली डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि अर्थ बेसिकली डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ है, अर्थ सॉरी ज्योग्राफी बेसिकली डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ है। ये तो हो गई पहली परिभाषा। लेकिन एनसीईआरटी में एक और परिभाषा दी गई है, और जो ज्यादा बढ़िया परिभाषा है। देखिए अभी जितनी भी बातों को हमने पढ़ा, तो हमने किसके पर्सपेक्टिव में पढ़ा, हम सारी चीजें हमारे परिप्रेक्ष्य में पढ़ते हैं। कोई भी विषय हम पढ़ते हैं तो उसमें हम मानव को केंद्र में रखते हैं, और उसी के आधार पर हम सारी चीजों को पढ़ते हैं। हमने कहा कि साहब एक मानव है, चूंकि उसको बाहर ये चीजें दिख रही हैं, तो एक ब्रह्मांड हो गया, एक वायुमंडल हो गया। मानव को नीचे लग रहा है कि कुछ है, तो वो इंटीरियर हो गया। तो बहुत अच्छी परिभाषा एनसीईआरटी ने दी कि मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन। बहुत अच्छी परिभाषा है, स्टडी ऑफ अर्थ एज अबोर्ड ऑफ मैन, स्टडी ऑफ अर्थ एज अबोर्ड ऑफ द मैन। मतलब ये हुआ कि अल्टीमेटली हमें इन्हीं का अध्ययन करना है, अल्टीमेटली हमें पढ़ना यही है, लेकिन इनका आधार या इनका सेंट्रल थीम क्या होगा, मानव होगा। हम सभी चीजों को पढ़ते हैं मानव को केंद्र में रखकर, इंसान को केंद्र में रखकर। अब तीसरी परिभाषा है जो
बड़ी इंटरेस्टिंग है और मुझे बहुत बढ़िया परिभाषा लगी है। तो अब तक हमने दो परिभाषाएं तो पढ़ ली, एक पृथ्वी का वर्णन, दूसरा हमने क्या पढ़ा कि हमें पृथ्वी को ही पढ़ना है, हमें डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ ही पढ़ना है, पृथ्वी का वर्णन ही पढ़ना है। लेकिन ये जो वर्णन होगा ये मानव के निवास के रूप में होगा। इट विल बी अ अबोर्ड ऑफ अ मैन, मानव के निवास के रूप में। अब तीसरी परिभाषा जो बहुत बढ़िया डेफिनेशन है, तीसरी परिभाषा में लिखा हुआ है कि भूगोल वास्तव में, भूगोल, एक सेकंड, भूगोल वास्तव में मानव और प्रकृति, मानव और प्रकृति के अंतर संबंधों का अध्ययन है। ज्योग्राफी एक्चुअल में ह्यूमन और नेचर के इंटरेक्शन की स्टडी है। किसकी स्टडी है? ह्यूमन एंड नेचर के इंटरेक्शन की स्टडी है। ये अगली परिभाषा दी गई है, अगली डेफिनेशन दी गई है कि भूगोल वास्तव में क्या है दोस्तों? इंटरेक्शन की स्टडी है बिटवीन दी, एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड, ठीक है, सॉरी। तो हम ये समझ रहे थे कि सर जो भूगोल है वो मानव और प्रकृति के अंतर संबंधों का अध्ययन है। ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड द नेचर। तो सवाल पैदा होता है कि सर इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है कि देयर इज अ इंटरेक्शन बिटवीन मैन एंड अ ह्यूमन। तो एक बात आप समझिए दोस्तों कि अगर मैं यहाँ पर नेचर बना लूं और यहाँ पर मैं ह्यूमन बना लूं, अच्छा पहली बात आप ये तो समझते हैं ना कि हम इसी प्रकृति का हिस्सा हैं। वी आर स्टिल नॉट अबव द नेचर, है ना, हम इसी प्रकृति का हिस्सा हैं, इसी नेचर में हम सभी रहते हैं। पर अगर मैं यहाँ पर दो अलग अलग यूनिट बनाऊं, एक तरफ नेचर और एक तरफ ह्यूमन, तो नेचर से ह्यूमन को ऑलमोस्ट सब कुछ मिलता है, हर चीज नेचर से ही मिलती है, जितनी भी चीजें हैं। बदले में इंसान क्या करता है? इंसान ने नेचर को अपने हिसाब से मॉडिफाई किया है। इंसान मॉडिफायर का काम करता है। पहले एडॉप्टिव था, अब वो मॉडिफिकेशन का काम करने लगा है। मतलब क्या हुआ, इसको जरा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, जब इंसान ना प्रिमिटिव था, जब इंसान आदिम काल में रहता था, तो आदि मानव अर्थात प्रिमिटिव ह्यूमन पूरी तरीके से प्रकृति पर निर्भर था, पूरी तरीके से नेचर पर डिपेंड करता था और नेचर ही यहाँ पर डोमिनेंट था। बेसिक बात ये हुई कि आदि मानव को अगर अपनी आवश्यकता की कोई भी चीज चाहिए, चाहे उसे खाना चाहिए, चाहे उसे रहने के लिए जगह चाहिए, इवन कपड़े चाहिए, वो सारी चीजें उसे नेचर से ही मिल रही थी। और इंसान में इतनी क्षमता नहीं थी कि वो नेचर को परिवर्तित कर सके, वो किसी भी प्रकार का मॉडिफिकेशन कर सके। अब नेचर के मॉडिफिकेशन का मतलब समझते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक नदी जा रही है, अब ये रास्ता नहीं है, तो आपने एक पुल बना दिया, तो आपने क्या कर लिया? मॉडिफिकेशन कर लिया। गर्मी का मौसम है, बहुत गर्मी है, लेकिन गर्मी से बचने के लिए आपने एसी लगा लिया, मॉडिफिकेशन कर लिया। रेगिस्तान, जहाँ कृषि नहीं हो सकती, जहाँ एग्रीकल्चर नहीं हो सकता, वहाँ तकनीक की मदद से आपने कृषि कर ली, क्या कर लिया? मॉडिफिकेशन कर लिया। अडाप्टेशन का मतलब होता है कि जैसे जैसे नेचर आगे बढ़ा, आप भी उसी के हिसाब से ढलते गए। तो शुरुआत में इंसान अडॉप्ट करता रहा नेचर को, ये प्रिमिटिव ह्यूमन की बात है। फिर इंसान ने एक बहुत ही अमेजिंग चीज बनाई, इसे कहा जाता है तकनीक, इसे कहा जाता है टेक्नोलॉजी। और तकनीक को बनाने के बाद इंसान अब नेचर का मॉडिफायर बन गया है, अब नेचर में परिवर्तन करने वाला बन गया है। और ये परिवर्तन लगातार हो रहे हैं।
कैसे परिवर्तन हुए? सबसे पहला परिवर्तन जो हमें देखने मिलता है कि इंसान ने नेचर को अपने हिसाब से ढालना शुरू कर दिया। अगर उसे गर्मी लग रही है तो उसने एसी बना लिया। अगर कहीं पर मिट्टी खराब है तो फर्टिलाइजर का उपयोग करके एग्रीकल्चर करना शुरू कर दिया। कहीं पर बहुत घना जंगल है, उसने जंगल को काट के घर बनाना शुरू कर दिया। उसने रोड बनाना शुरू कर दिया। तो ये क्या है? ह्यूमन और एनवायरनमेंट के बीच में एक इंटरेक्शन है। शुरुआत में जब हुआ तो ये इंटरेक्शन काफी डोमिनेंट था नेचर की तरफ। बीच में दोनों के बीच में एक समानता स्थापित हुई। लेकिन अब जिस माहौल में हम हैं, अब इंसान सिर्फ मॉडिफायर बना हुआ है। वो नेचर को अपने हिसाब से ढालने की कोशिश कर रहा है। एनसीईआरटी में एक बहुत अच्छी पोयम दी गई है जो मोहम्मद इकबाल ने कही थी। मोहम्मद इकबाल ने नेचर और इंसान के रिश्ते को समझाते हुए एक बात कही कि साहब, प्रकृति ने, जो नेचर है, उसने अंधेरा बनाया तो इंसान ने दिया बना लिया। इंसान ने क्या बना लिया? दिया बना लिया। नेचर ने मिट्टी बनाई तो इंसान ने उसका प्याला बना लिया। नेचर ने रेगिस्तान बनाया तो इंसान ने फूलों की क्यारी बना ली। ये बस बहुत प्यारी सी पोयम ये दिखा रही है कि किस तरीके से इंसान मॉडिफायर बन गया नेचर का, किस तरीके से वो परिवर्तन करते जा रहा है। दो और बहुत अच्छे शब्द हैं एनसीईआरटी में जो इसी से जुड़े हुए हैं। एक शब्द एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के ही सुना देता हूं ताकि बड़ा स्पष्ट दिखेगा। एक शब्द एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ह्यूमनाइज्ड नेचर। शब्द ध्यान से पढ़ेंगे, ह्यूमनाइज्ड नेचर अर्थात मानवीकृत प्रकृति। और दूसरा शब्द लिखा हुआ है नेचुरलाइज्ड ह्यूमन, प्रकृति प्रभावित मानव। ये कीवर्ड होते हैं जब भी आप पढ़ते हैं। ह्यूमनाइज्ड नेचर का मतलब है कि प्रकृति जो है वो मानवकृत हो चुकी है, मतलब प्रकृति में इंसान ने अपने हिसाब से बदलाव किया है। इसीलिए आज जो हम नेचर देख रहे हैं, इट इज ह्यूमनाइज्ड, मतलब इंसान ने उसमें परिवर्तन किए हैं, मानव ने प्रकृति में परिवर्तन किए। बहुत सारे उदाहरण हमने आपको दे दिए। मानव ने प्रकृति में परिवर्तन करके जंगलों को साफ करके घर बना लिए। उसने पानी को रोक करके डैम बनाना सीख लिया। उसी डैम से उसने बिजली बनाना शुरू कर दिया। उसी बिजली से उसने इक्विपमेंट चलाना शुरू कर दिए। गर्मी है तो एसी लगा लीजिए साहब। इंटरनेट जैसी चीजें शुरू कर दी। ठीक है, उसने स्पेस में जाना शुरू कर दिया, चीजों को बदलना शुरू कर दिया। यहां तक तो फिर भी ठीक था। अब इंसान कृत्रिम वर्षा भी करने लग रहा है, आर्टिफिशियल रेन भी करने लग रहा है। तो अभी जिस प्रकृति में है, बहुत अच्छा वर्ड है ये, यूज कीजिए आप जब भी आंसर लिखें, बात करें, कि अभी हम जिस माहौल में रह रहे हैं, तो अभी का जो नेचर है, इट इज कंप्लीटली ह्यूमनाइज्ड नेचर। और दूसरा शब्द नेचुरलाइज्ड ह्यूमन, मतलब प्रकृति का प्रभाव भी मानव पर पड़ता है, अल्टीमेटली ह्यूमन पर नेचर का इफेक्ट भी पड़ता है। तो दोनों के बीच में एक अंतर संबंध है और इसी अंतर संबंध का अध्ययन भूगोल कहलाता है। इसी इंटरेक्शन की स्टडी को ज्योग्राफी कहते हैं। तो दोस्तों, हमने भूगोल की 3 परिभाषाओं को पढ़ा। एक बार मैं ब्रीफ कर देता हूं ताकि सारी चीजें स्पष्ट रहें। पहले हमने पढ़ा कि भूगोल पृथ्वी का वर्णन है, ज्योग्राफी इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। दूसरा हमने पढ़ा कि भूगोल मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन है, ज्योग्राफी इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, अबोर्ड ऑफ मैन। तीसरा हमने पढ़ा कि भूगोल प्रकृति और मानव के अंतर संबंधों का अध्ययन है, ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन नेचर एंड ह्यूमन। इसका अर्थ क्या है? तो हमने इसके अर्थ को ऐसे समझा कि मानव का प्रभाव प्रकृति पर क्या पड़ा है, इस बात को समझना, और प्रकृति का प्रभाव मानव पर क्या पड़ा है, इस बात को समझना। इसी को हम अंतर संबंध कहते हैं, इसी को हम इंटरेक्शन कहते हैं। उदाहरण भी हमने आपको एक पोयम क्या दिया कि तुमने मिट्टी बनाई, मैंने प्याला बनाया। You created the soil, I created the cup. You created the night, I created the lamp. तुमने रात बनाई तो मैंने दिया बना लिया। अंतर संबंध। रात नेचुरल है, लेकिन इंसान ने उसमें अडॉप्टेशन और मॉडिफिकेशन के द्वारा दिया बना लिया ताकि वो रात के अंधेरे को खत्म कर सके।
ये होता है मानव और प्रकृति के बीच का संबंध। अगर कोई आपसे पूछे कि बताइए ह्यूमन नेचर इंटरेक्शन का मतलब क्या है, तो पहले आप एक लाइन में बताएंगे प्रकृति का मानव पर क्या प्रभाव पड़ा है और मानव ने प्रकृति पर क्या प्रभाव डाला है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ नेचर ऑन ह्यूमन एंड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ह्यूमन ऑन द नेचर। इसी को हम इंटरेक्शन कहते हैं। फिर आप आगे बढ़ते हुए बताएंगे कि साहब पहले हम प्रिमिटिव एज में रहा करते थे, हम पूरी तरीके से नेचर पर डिपेंड थे। फिर हमने तकनीक का आविष्कार कर लिया, हमने टेक्नोलॉजी को इन्वेंट कर लिया और अब नेचर को अपने हिसाब से हम ढाल सकते हैं। और ढेरों उदाहरण आप दे सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। यहीं पर एक लाइन में जरूर ये बताएंगे दोस्तों कि अभी जिस दुनिया में हम हैं, तो वी आर लिविंग इन दी ह्यूमनाइज्ड नेचर एंड नेचुरलाइज्ड ह्यूमन। बड़ी अच्छी लाइन है, इसका इस्तेमाल जरूर करेंगे किसी डिस्कशन में या आंसर राइटिंग में। कभी इन्वायरमेंट पे ऐसे आ गया, कभी मान लीजिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ऐसे आ गया, तो इन लाइनों का उपयोग आप वहां पर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हमें ये पता चल गया कि सर आखिर भूगोल का अर्थ क्या है, सर आखिरकार ज्योग्राफी का मतलब क्या है। ये बात हमारे दिमाग में कम से कम अब क्रिस्टल क्लियर हो चुकी है। अब आगे बढ़ेंगे, हमें भूगोल के उपागमों का अध्ययन करना है, हमें अप्रोचेस टू स्टडी ज्योग्राफी, ये शब्द समझना है कि सर इसका मतलब आखिरकार क्या है, भूगोल के उपागम आखिरकार क्या होते हैं। तो देखिए दोस्तों, भूगोल को पढ़ने के दो अलग अलग अप्रोच हैं, बहुत सारी हैं लेकिन एनसीईआरटी में दो दी गई हैं। एक है विषय वस्तुगत, जिसे इंग्लिश में सिस्टमैटिक अप्रोच कहा जाता है, और दूसरा है प्रादेशिक उपागम, जिसे रीजनल अप्रोच टू स्टडी ज्योग्राफी कहा जाता है। दोस्तों, विषय वस्तुगत या सिस्टमैटिक का मतलब क्या है, समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, सिस्टमैटिक अप्रोच का मतलब यह होता है कि आपने कोई भी एक विषय लिया, आपने कोई भी एक विषय लिया और पूरे विश्व के आधार पर उसका अध्ययन किया, और जब आपने पूरे विश्व के आधार पर उसका अध्ययन किया, फिर आपने उसे वर्गीकृत करना शुरू किया। आपने एक टॉपिक लिया और वर्ल्ड एज अ होल, ये वर्ड याद रखिएगा, वर्ल्ड एज अ होल, पूरे विश्व के रूप में उसको स्टडी करना शुरू किया, फिर आपने उसे क्लासिफाई करना शुरू किया। पर समझ नहीं आ रहा है मतलब क्या है, समझते हैं उदाहरण के द्वारा। जैसे मान लीजिए कि मुझे एक टॉपिक पढ़ना है तापमान, मुझे एक टॉपिक पढ़ना है टेम्परेचर, और तापमान का अध्ययन किस तरह से करना है। तापमान का जो अध्ययन है दोस्तों, वो मुझे सिस्टमैटिक अप्रोच के द्वारा करना है, वो भूगोल के क्रमबद्ध उपागम के तहत करना है। तो सबसे पहले मैं ये पढ़ूंगा कि आखिर तापमान क्या होता है, फिर दूसरे टॉपिक में पूरी दुनिया के मुख्य तापमान क्षेत्रों को समझूंगा कि यार पूरी दुनिया में कौन कौन से तापमान क्षेत्र हैं। तो बहुत सारे नाम मुझे जानने मिलेंगे कि अच्छा एक उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है, अभी परेशान मत होना, आगे पढ़ेंगे। सर एक ट्रॉपिकल रीजन होता है, एक फ्रिजिड जोन होता है, एक टेम्परेट जोन होता है, ये सारी चीजें। ये पढ़ने के बाद फिर जहां मैं रहता हूं इंडिया, वहां मैं देखूंगा कि यहां पर तापमान कैसा है। तो इसे कहा जाता है क्रमबद्ध अध्ययन, इसे कहा जाता है सिस्टमैटिक स्टडी, जो हम लोग करते हैं, जो हमारे सिलेबस में होता है, जो अभी भी हम कर रहे हैं, सिस्टमैटिक तरीके से किसी भी चीज को पढ़ना। इसी को सिस्टमैटिक अप्रोच टू स्टडी ज्योग्राफी कहा जाता है, इसी को भूगोल का क्रमबद्ध अध्ययन कहा जाता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो कंसेप्ट है, ये दिया था जर्मनी के एक साइंटिस्ट ने, जिनका नाम है अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ये जो कंसेप्ट है, ये दिया गया था जर्मन साइंटिस्ट अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट के द्वारा। आपको एक एक्स्ट्रा चीज बताता हूं, आगे याद रखिएगा। इन्हीं के नाम पर ये जो साउथ अमेरिका है ना दोस्तों, ये साउथ अमेरिका है, तो साउथ अमेरिका में यहाँ पर एक जलधारा चलती है, ठंडी जलधारा, और इस ठंडी जलधारा का नाम है हम्बोल्ट करंट। इसी को पेरू की जलधारा भी कहा जाता है, तो इसी को पेरू या हम्बोल्ट करंट के नाम से जाना जाता है। आगे हम पढ़ेंगे कि समुद्री जलधाराएं क्या होती हैं,
कैसे इनकी उत्पत्ति होती है, कौन कौन से कारक इन्हें प्रभावित करते हैं। पर अभी आपको ये जरूर याद रखना है कि अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, जिनकी तस्वीर यहाँ लगी हुई है, ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भूगोल के क्रमबद्ध उपागम के बारे में बताया, सिस्टमैटिक अप्रोच के बारे में बताया। इसी समय, बिल्कुल इसी समय, जब वॉन हम्बोल्ट सिस्टमैटिक अप्रोच के बारे में बता रहे थे, उन्हीं के दोस्त जर्मनी में रह करके एक नई अप्रोच के बारे में बता रहे थे, जिसे रीजनल अप्रोच कहा जाता है, जिसे भूगोल के अध्ययन का प्रादेशिक उपागम कहा जाता है। और उनके दोस्त का नाम था कार्ल रिटर। ये भी जर्मनी से और बिल्कुल साथ के हैं। दोनों की मृत्यु भी लगभग एक ही साल में हुई है। तो कार्ल रिटर, जो कि उन्हीं के दोस्त थे, उन्होंने एक नया उपागम बताया और उन्होंने कहा कि भूगोल को हमें प्रादेशिक तौर पर पढ़ना चाहिए, हमें ज्योग्राफी को रीजनल स्टडी करनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? तो उनसे पूछा कि इसका अर्थ क्या है। तो उन्होंने कहा कि जैसे मान लीजिए कि ये पूरी दुनिया है, तो इस दुनिया को पहले आप छोटे छोटे क्षेत्रों में बांटिए। तो उससे कहा कि कैसे बांटेंगे, कोई तो आधार होगा। तो उन्होंने कहा कि तीन तरीके हैं। या तो आप उन्हें राजनीतिक तौर पर बांट दीजिए, या तो आप उन्हें पॉलिटिकली डिवाइड कर दीजिए। पॉलिटिकल डिवाइड करने का मतलब जानते हैं ना आप लोग? पॉलिटिकल डिवाइड करने का मतलब ये होता है दोस्तों कि हम देशों के नाम, जब हम पढ़ते हैं ना पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड, तो विश्व का राजनीतिक मानचित्र, तो राजनीतिक मानचित्र में हम देशों को देखते हैं। तो दुनिया भर में आज ये जो देश बने हैं ना, ये पूरी दुनिया का पॉलिटिकल डिवीजन है, राजनीतिक विभाजन है। दूसरा उन्होंने कहा अगर राजनीतिक नहीं करना है तो प्राकृतिक विभाजन कीजिए, अर्थात नेचुरल डिवीजन कीजिए। इसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। आप चाहें तो किसी नदी को सीमा बना लीजिए, आप चाहें तो किसी विशेष प्रकार के मैदान को अपनी सीमा बना लीजिए, या फिर तीसरा उन्होंने कहा कि कोई भी डेजिग्नेशन, कोई भी नामित, मतलब जो आपको ठीक लगे उस आधार पर आप क्षेत्रों को बांटिए। तो जैसे हमने पूरी दुनिया को इन क्षेत्रों में बांटा, इसका नाम रखा ए, ये बी, सी, डी और ई। अब हमें पूरी पृथ्वी के बारे में नहीं पढ़ना, अब दोबारा से हमें तापमान के बारे में पढ़ना है, टेम्परेचर के बारे में पढ़ना है। तो अब मैं पूरी पृथ्वी के तापमान के बारे में नहीं पढ़ूंगा। मैं आपसे पूछूंगा कि अगर तापमान पढ़ना है तो किस क्षेत्र का तापमान पढ़ना है? तो आपने कहा ए का तापमान पढ़ना है, तो बस हम ए के तापमान के बारे में पढ़ेंगे। इसमें होता यह है कि हमने एक क्षेत्र ले लिया ए, अब ए के बारे में सारी जानकारी हम पढ़ेंगे। एक पे जलवायु कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, यहाँ तापमान कैसा है, यहाँ कौन कौन सी टोपोग्राफी पाई जाती है, यहाँ पर कौन कौन सी झीलें हैं, नदियां हैं, ये सभी बातें। तो प्रादेशिक अध्ययन की परिभाषा बिल्कुल आसान है। जब भूगोल का अध्ययन एक प्रदेश के आधार पर किया जाता है और उस प्रदेश से जुड़ी हुई सभी भौगोलिक बातों का अध्ययन किया जाता है, तो इसे प्रादेशिक उपागम कहते हैं। जब हम ज्योग्राफी को एक स्पेसिफिक रीजन के हिसाब से स्टडी करना शुरू करते हैं और उस रीजन के बारे में सारे ज्योग्राफिकल फिनोमेना को डिस्कस करना शुरू करते हैं, तो इसी को हम भूगोल का प्रादेशिक उपागम कहते हैं, रीजनल अप्रोच कहते हैं। और याद रखेंगे कि रीजनल अप्रोच किसने दी थी? तो ये कार्ल रिटर के द्वारा दी गई थी, जबकि जो क्रमबद्ध उपागम है वो अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने दिया था। तो यहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं, सारी बातें बड़ी स्पष्ट आपके दिमाग में होंगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक और छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, वो है भूगोल की शाखाओं के बारे में हमें पढ़ना है, ज्योग्राफी की ब्रांचेस के बारे में हमें पढ़ना है। हमने अब तक जान लिया भूगोल क्या होता है, भूगोल की परिभाषा क्या है, भूगोल को पढ़ने के तरीके क्या क्या हैं। अब हमें यह समझना है कि भूगोल की शाखाएं कौन कौन सी हैं, ज्योग्राफी की ब्रांचेस कौन सी हैं। एक बहुत अच्छा कथन है, वहां से हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि रियलिटी इज ऑलवेज मल्टी फैक्टेड। ब्यूटीफुल सेंटेंस। रियलिटी इज ऑलवेज मल्टी फैक्टेड और मल्टी डायमेंशनल, सो द सब्जेक्ट।
यथार्थता हमेशा बहुयामी होती है, ठीक इसी तरह भूगोल या कोई विषय बहुआयामी है। अब यहाँ से एक नया शब्द आप सीखना शुरू करेंगे और उपयोग करना शुरू करेंगे, इंटर डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। ये आपने बहुत बार सुना होगा। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमेशा आपके दोस्त, आपके शिक्षक, टॉपर यही कहते होंगे कि यार इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच रखो अपनी पढ़ाई में। दोस्तों, आज दुनिया में जितने भी विषय हैं ना, पहले ये ऐसे नहीं थे। जैसे आज हम देखते हैं ना, भूगोल अलग है, इतिहास अलग है, समाजशास्त्र अलग है, सारे अलग हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले एक व्यक्ति होते थे, कोई भी एक व्यक्ति का, जैसे ग्रीक में बहुत सारे लोग हैं तो वहां पर टॉलमी, प्लूटो, एरिस्टोटल ऐसे लोग हुए। ये ना एक ही किताब में हर चीज के बारे में लिख देते थे। उसी में भूगोल के बारे में लिख देते थे, भूगोल को तुरंत इतिहास से जोड़ देते थे, तुरंत उसको जीव विज्ञान से जोड़ देते थे। आज हमें विषय अलग अलग देखने मिलते हैं क्योंकि हमारे पास अब जानकारी है, हमारे पास अब इंफॉर्मेशन है। पहले तो सीमित जानकारी थी, तो एक ही किताब में पूरे विषय जितने आज दुनिया में है ना, वो पता पड़ा पहले एक ही किताब में आ गए। फिर धीरे धीरे ह्यूमन ने इवॉल्व किया। जैसे इंसान आगे बढ़ता चला गया, एक एक विषय की जानकारी मिलने लगी। तो पहले इंसान ने कहा कि अब एक काम करते हैं, विषयों को बांटते हैं। तो पहले उसने कहा कि चलो अब भूगोल को एक अलग विषय बना दो। अब उसका मन नहीं भरा, वो और पढ़ता गया। उसने भूगोल को ही आज 15 से 20 ब्रांचेस में बांट दिया। कितनी सारी भूगोल हो गई है। क्लाइमेटोलॉजी हो गई, जियोमॉर्फोलॉजी हो गई, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी हो गई, ह्यूमन ज्योग्राफी हो गई, इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो गई, हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ये सब में बांट दिया। पर एक बात जो यहाँ से हमें समझ में आती है और जो हमें आगे फॉलो करनी है, वो ये है कि जो भी आज विषय हम पढ़ें, कोई भी सब्जेक्ट हम अगर आज पढ़ें, अगर उसमें हमने इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच को यूज नहीं किया तो हम उस विषय को आज के हिसाब से नहीं समझ पाएंगे। सर, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि अल्टीमेटली पढ़ना तो आपको ज्योग्राफी है, लेकिन हमेशा आपको तलाश करनी है कि ज्योग्राफी को हिस्ट्री से कैसे जोड़ सकते हैं, भूगोल का संबंध समाज के साथ क्या है, अर्थात सोशियोलॉजी से कैसे कनेक्ट करेंगे, भूगोल का संबंध अर्थव्यवस्था से क्या है, इकोनॉमी और ज्योग्राफी इनका क्या रिलेशन है, भूगोल का संबंध विज्ञान से क्या है, साइंस और ज्योग्राफी का क्या रिलेशन है। आप देख रहे होंगे कि भूगोल का संबंध राजनीति से क्या है, पॉलिटिक्स से क्या है। तो इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? हम इसी को इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कहते हैं। एग्जाम्पल बहुत सारे आपको मिलेंगे भूगोल के। जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूं कि भूगोल और भारत की जनसंख्या का निवास कैसे आपस में जुड़ा हुआ है। भारत की 40% से भी ज्यादा जनसंख्या है, वो गंगा के मैदानों में रहती है, वो गंगा के प्लेन्स में रहती है। या फिर भारत की लगभग 80% जो जनसंख्या है वो नदियों के मैदानों में रहती है, वो रिवर्स के द्वारा बनाए गए प्लेन्स में रहती है। ऐसा क्यों? क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता है, मैदानी क्षेत्रों में कृषि करने के लिए भूमि मिल जाएगी और मैदान में रहना आसान है। मैदान में आप आसानी से घर बना सकते हैं, मैदान में आसानी से आप रोड बना सकते हैं। वहीं जब आप पहाड़ी क्षेत्रों में जाते हैं तो भारत में जनसंख्या वहां बहुत ही विरल है, वहां पर डेंसिटी बहुत ही कम है पॉपुलेशन की। क्यों? क्योंकि पहाड़ों में लोग नहीं रहना चाहते, वहां जीवन ज्यादा मुश्किल होता है। जितने भी लोग पहाड़ों में रहते हैं वो मुश्किल जीवनों से रहते हैं। रेगिस्तान, रेगिस्तान में लोग नहीं रहना चाहेंगे, ठीक है, क्योंकि वहां एग्रीकल्चर अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो क्या भूगोल ने इसको प्रभावित नहीं किया? ज्योग्राफी ने इसको अफेक्ट नहीं किया? हिस्ट्री में कितने सारे युद्ध हैं जो मैदानों में लड़े गए। पानीपत में 3 युद्ध लड़ लिए गए। क्यों? क्योंकि पानीपत का इलाका मैदानी इलाका है। मैदानी इलाका है तो वहां युद्ध लड़ने के लिए आसानी होती है, प्लेन एरिया मिलता है वॉर लड़ने के लिए, ठीक है। फिर इतिहास में ही हम देखते हैं कि शुरुआत से हम पढ़ते आए कि जो हिमालय है वो बाहरी तत्वों से भारत की रक्षा करता है, लेकिन उसी हिमालय के जो दर्रे हैं वहां से विदेशी आक्रांता भारत आ गए और भारत के पूरे इतिहास को परिवर्तित कर दिया, ठीक है। हम पढ़ते हैं समुद्र के बारे में,
लेकिन जैसे ही यूरोपियन ने उन समुद्र में चलने वाले जहाजों को सीख लिया, उन्होंने पूरी दुनिया में उपनिवेशवाद को फैला दिया। ठीक है, फिर उन्होंने सीख लिया कि यार हम दो चीजों को एक भूमध्य सागर है, एक लाल सागर है, इनको जोड़ा भी तो जा सकता है, कनेक्ट भी तो किया जा सकता है, और उन्होंने उसे जोड़ना सीख लिया। सुएज नहर का निर्माण हो गया, सुएज कैनाल का फॉर्मेशन हो गया, रास्ता और आसान हो गया। तो हर चीज जुड़ी हुई है, हमें बस उस अप्रोच को पढ़ना है। और खास तौर पर ये जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है, ये हमें करंट अफेयर्स में जरूर अप्लाई करनी है। जब भी भूगोल से जुड़ा हुआ कोई करंट अफेयर्स आप पढ़ेंगे, इस अप्रोच को वहां पर लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब हम भूगोल की शाखाओं के बारे में पढ़ेंगे, ज्योग्राफी की ब्रांचेस के बारे में हम पढ़ेंगे, ध्यान देंगे। देखिए, क्रमबद्ध अध्ययन के आधार पर, सिस्टमैटिक स्टडी के आधार पर ज्योग्राफी की फॉलोइंग ब्रांचेस हैं। सबसे पहले भौतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी, जो कि हमारे सिलेबस का हिस्सा है। फिजिकल ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी आता है, और इसका अर्थ हमने आपको बताया था कि जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है। भू आकृति विज्ञान का मतलब है कि हमारे स्थलीय भाग पर पर्वत, पठार, मैदान, ये सारी चीजें जो पाई जाती हैं, इन्हें भू आकृति कहा जाता है, इन्हें टोपोग्राफी कहा जाता है। तो ये भू आकृतियां कैसे बनी, कैसे खत्म हुई, इनमें क्या परिवर्तन हो रहे हैं, इन सभी बातों का अध्ययन जियोमॉर्फोलॉजी है। इवन महाद्वीप कैसे बने, महासागर कैसे बने, ये भी जियोमॉर्फोलॉजी का ही हिस्सा है। दूसरा है जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी। तो क्लाइमेटोलॉजी का अर्थ भी बड़ा स्पष्ट है दोस्तों। जलवायु विज्ञान का सीधा सा मतलब है कि हमारे वायुमंडल में, हमारे एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी घटनाएं हो रही हैं, उन्हें जलवायु विज्ञान कहा जाता है, क्लाइमेटोलॉजी कहा जाता है। बहुत सिंपल रखिए इन परिभाषाओं को, मुश्किल नहीं बनाना है। ऑल्दो हमने परिभाषाएं दी हैं, आप यहाँ देखेंगे तो लिखा हुआ है कि भू आकृति, उनके क्रम, विकास और संबंधित प्रक्रियाओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म, देयर एवोल्यूशन एंड रिलेटेड प्रोसेस। पर समझिए ज्यादा बेहतर है, परिभाषाएं तो आप पीडीएफ से पढ़ ही लेंगे, पीडीएफ आपको नोट्स सेक्शन में मिल जाएगी। फिर अगला यहाँ पर दिया गया है जल विज्ञान, इसी को हम ओशिनोग्राफी भी कहते हैं, महासागरों का अध्ययन करना। तो जब हम सागर और महासागरों का अध्ययन करते हैं तो इसे ओशिनोग्राफी कहा जाता है। इसके बाद अगला यहाँ पर दिया गया है मृदा विज्ञान, मृदा का अध्ययन करना। सॉइल बहुत जरूरी है, सॉइल की वजह से एग्रीकल्चर होता है, और एग्रीकल्चर की वजह से हम कह सकते हैं कि मानव का अस्तित्व बना हुआ है, अन्यथा शायद मानव का अस्तित्व भी ना रहता। तो मृदा का अध्ययन बहुत जरूरी है। इसके बाद दूसरा है मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी का ही हिस्सा है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल। देखिए दोस्तों, मानव भूगोल में हम क्या क्या पढ़ते हैं, तो इसमें हम समाज के बारे में पढ़ते हैं, इसमें हम जनसंख्या के बारे में पढ़ते हैं, और इसमें हम मानव की आर्थिक गतिविधियों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है सांस्कृतिक या सामाजिक भूगोल, कल्चरल या सोशल ज्योग्राफी। इसका मतलब यह है कि हमें समाज और भूगोल के बीच जो अंतर संबंध है, उनका अध्ययन करना है। वी नीड टू स्टडी इंटरफेस बिटवीन सोसाइटी एंड जी ज्योग्राफी। हमें यह समझना होगा कि भूगोल समाज को कैसे प्रभावित करता है, ज्योग्राफी जो है वो रिसोर्सेज को कैसे अफेक्ट करता है, ये समझना आवश्यक है। ठीक है, इसके बाद हमें जनसंख्या और अधिवास को भी मानव भूगोल में पढ़ना होता है। हमें पॉपुलेशन और सेटलमेंट को भी ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ना होता है। इसका अर्थ क्या है सर? मतलब यह है कि पॉपुलेशन कहाँ पर ज़्यादा है, कम है, उस जनसंख्या का कितना हिस्सा जो है वो यंग है, कितना ओल्ड है, ये सारी चीजें। सेटलमेंट का अर्थ है कितनी आबादी गांव में रहती है, कितनी आबादी शहरों में रहती है, गांव से शहरों की ओर लोग क्यों जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, इसे हम सेटलमेंट कहते हैं, अधिवास कहते हैं। और इकोनॉमिक ज्योग्राफी में हम कृषि के बारे में पढ़ते हैं, हम पशुपालन के बारे में पढ़ते हैं, उद्योग के बारे में पढ़ते हैं, खनिज के बारे में पढ़ते हैं। ये सभी इकोनॉमिक ज्योग्राफी का हिस्सा है, आर्थिक भूगोल का हिस्सा है। सिंपल सी लाइन, भूगोल और इंसान की आर्थिक क्रियाओं का अंतर संबंध।
इंटरफेस बिटवीन ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन। ठीक है, इसके बाद आता है जीव भूगोल, जिसे बायो ज्योग्राफी कहा जाता है दोस्तों, बायो ज्योग्राफी। इसमें जीव भूगोल शामिल है, वनस्पति भूगोल शामिल है, पारिस्थितिक भूगोल शामिल है और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पर्यावरण भूगोल शामिल है। अब इनको समझाने की आवश्यकता नहीं है, आप जानते हैं पर्यावरण भूगोल का मतलब हो गया पर्यावरण का अध्ययन करना है। पारिस्थितिकी का अध्ययन हो गया कि एक प्रजाति का निवास जहां पर है उस बात का अध्ययन करना है। ठीक है, फिर आता है अन्य। तो अन्य में 3 शब्द हैं, ये हमें अभी नहीं पढ़ना है, ये बाद में हम पढ़ेंगे, बस इनके फुल फॉर्म याद रखिए। एक है GIS, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। बेसिकली जितना भी आज हम डेटाबेस तैयार करते हैं, मैपिंग वगैरह, उनको बहुत अच्छे से जब हम अरेंज करते हैं तो उसी को GIS, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम कहा जाता है। इनके फुल फॉर्म पूछे जाते हैं एग्जाम में। दूसरा है GPS, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। हम जानते हैं कि किसी भी चीज की स्थिति जानने के लिए हम GPS का इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा है लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, मतलब भूमि से जुड़े हुए रिकॉर्ड को एक अच्छे तरीके से व्यवस्थित करना, इसी को लैंड इंफॉर्मेशन सिस्टम या LIS के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये भूगोल की अलग अलग शाखाएं हैं, इनके बारे में ना हमेशा एक ब्रीफ जो हमने आपको बताया वो आपको पता होना चाहिए, इसलिए कि जब आप आगे बढ़ते जाएंगे विषय में तो जब भी ऐसे शब्द आपके सामने आएंगे तो एटलीस्ट उनके बारे में एक आइडिया रहेगा। अब आखिरी टॉपिक दोस्तों आपके लिए हमेशा की तरह एक होमवर्क रहेगा प्रतिदिन। ठीक है, प्रतिदिन एक होमवर्क रहेगा, रीडिंग फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। ये वो पैराग्राफ है एनसीईआरटी के जो बहुत इंसाइटफुल हैं, जो आपको पढ़ना है। जैसे एक पैराग्राफ यहाँ पर दिया है कि आदिम समाज अपने भरण पोषण के लिए प्राकृतिक निर्वाह संसाधनों जैसे पशुओं एवं खाद्य पौधों पर आश्रित था। समय बीतने के साथ हमने तकनीकों का विकास किया तथा प्राकृतिक संसाधनों यथा भूमि मृदा जल का उपयोग करते हुए अपना आहार उत्पादन प्रारंभ किया। हमने अपने भोजन की आदतों एवं वस्त्र को मौसमी दशाओं के अनुरूप समायोजित कर लिया। इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। अब इसे आप बार बार पढ़ेंगे और ये सोचेंगे अपने सिलेबस को देख करके कि हम इसका कहाँ उपयोग कर सकते हैं। अब जैसे कुछ टॉपिक हम आपको बताते हैं, मानव के विकास में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी भी आप मानव के विकास के बारे में लिख रहे हैं, ह्यूमन एनवायरमेंट रिलेशन, मानव और पर्यावरण के बीच क्या संबंध है, वहां पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तकनीक ने इंसान को क्या कर दिया, टेक्नोलॉजी की वजह से इंसान क्या से क्या हो गया, वहां पर भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें तो दोनों पेपर देने हैं ना, प्रीलिम्स भी देना है, मेंस भी देना है, और उससे भी इंपॉर्टेंट अपनी भाषा को बेहतर करने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इंग्लिश मीडियम में भी कितने अच्छे वर्ड लिखे हुए हैं, वी डिपेंड ऑन द रिसोर्सेज टू सस्टेन आवरसेल्फ इन द सराउंडिंग एरियाज, प्रिमिटिव सोसाइटी सबसिस्टेड ऑन नेचुरल मीन्स ऑफ सबसिस्टेंस। अच्छा वर्ड है। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी भाषा को बेहतर करेंगे, अपनी वोकैब को बेहतर करेंगे, ये भी आपको करना है। ठीक है, और रीडिंग दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पर एक और टॉपिक है प्रकृति, और देखिए यहाँ पर कितना अच्छा लिखा हुआ है, ह्यूमन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेचर एंड नेचर हैज द इम्प्रिंट्स ऑफ ह्यूमन। ठीक है, नेचर इम्प्रिंट का मतलब जानते हैं कि जैसे जैसे मानव आगे बढ़ता जाएगा वो प्रकृति पर अपनी छाप छोड़ता जाएगा, इसी को इम्प्रिंट कहा जाता है दोस्तों। ठीक, इसके बाद तकनीक के बारे में लिखा हुआ है, टेक्नोलॉजी के बारे में लिखा हुआ है। एक शब्द है जो मुझे अलग से आपको बताना है जो इस एनसीईआरटी में नहीं है, तो ये अन्य तथ्य है, एक छोटा सा शब्द और फिर हम इस क्लास को खत्म करेंगे। ठीक है, एक शब्द है जियोडेसी। जियोडेसी ये शब्द आजकल बहुत चर्चा में है और हो सकता है कि यहाँ से एक सवाल बन जाए कि जियोडेसी क्या है। ये भी भूगोल का ही एक आप कह सकते हैं शाखा है, इट इज ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी। ये भूगोल की एक ऐसी शाखा है जिसमें आप पृथ्वी की आकृति, उसके आकार और गुरुत्वाकर्षण का अध्ययन करते हैं, अर्थ की साइज, अर्थ के शेप और अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को स्टडी करते हैं।
तीन शब्द हैं। अर्थ की साइज को आप डिस्कस करते हैं, साइज मतलब समझते हैं ना, छोटा या बड़ा, जैसे ये साइज, ये छोटा साइज, ये बड़ा साइज। शेप, शेप कैसा है, तो राउंड शेप है। और फिर आप इसकी ग्रेविटी अर्थात गुरुत्वाकर्षण का अध्ययन करते हैं। तो जब हम पृथ्वी, जिस शाखा के अंतर हम पृथ्वी के आकार, आकृति और गुरुत्वाकर्षण का अध्ययन करते हैं, उसे हम जियोडेसी कहते हैं दोस्तों। उसे हम क्या कहते हैं, जियोडेसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमारा पहला अध्याय कंप्लीट होता है। हमारा पहला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। और इस पहले अध्याय में हमने क्या डिस्कस किया, हमने जाना भूगोल क्या है, भूगोल की तीन परिभाषाएं डिस्कस की। फिर हमने भूगोल की शाखाओं को डिस्कस किया, भूगोल के उपागमों को हमने पढ़ा, और आखिरी में हमने जाना कि आखिर जियोडेसी का अर्थ क्या होता है। इतनी चीजें हमें पहले अध्याय से पता चलती हैं। तथ्यात्मक जानकारी की बात करें तो तीन बड़े इंपॉर्टेंट तथ्य हमें मिलते हैं। पहला तथ्य, एरिस्थोस्थेनीज जो कि एक ग्रीक फिलोसोफर थे, उन्होंने ज्योग्राफी वर्ड को क्वाइन किया था। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट जर्मनी के एक वैज्ञानिक, उन्होंने क्रमागत अध्ययन या सिस्टमैटिक अप्रोच टू स्टडी ज्योग्राफी को डिस्कवर किया। वहीं उनके दोस्त कार्ल रिटर ने प्रादेशिक उपागम की बात कही, रीजनल अप्रोच को डिस्कस किया। अब जैसा हमने कहा था कि 5 मिनट, क्लास के आखिरी का 5 मिनट हम मैप को दिया करेंगे। तो आज बस हमें भारत का मैप देखना है, और सिर्फ इतना याद रखेंगे दोस्तों, आपको होमवर्क दे रहा हूं कि आप इसके राज्यों को पढ़ के आएंगे, सभी राज्यों को, और सभी केंद्र शासित प्रदेशों को पढ़ के आएंगे। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि अलग अलग राज्यों के बारे में दिया गया है, और फिर हम एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम यूनियन टेरिटरी के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। तो एक काम करते हैं, आज 2 यूनियन टेरिटरी खत्म कर लेते हैं, बाकी ये चीजें आप जब पढ़ के आएंगे तो आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे पूरे भारत में यूनियन टेरिटरी कितनी है दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश। तो जवाब आएगा सर 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देयर आर टोटल 8 यूनियन टेरिटरी। दो तरह से भारत में बांटा गया है, एक भारत में बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारे स्टेट हैं, और दूसरा भारत में कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरी है। राज्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है, 28। देयर आर टोटल 28 स्टेट्स, और यूनियन टेरिटरी की संख्या कितनी है, 8। कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनके नाम क्या है, तो सबसे पहले दोस्तों जब आप ऊपर से पढ़ना शुरू करेंगे तो पहला केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, और लद्दाख की राजधानी क्या है, लेह। देख सकते हैं आप, लद्दाख, इसकी राजधानी क्या है, लेह। लद्दाख की सीमा आप देखिए, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से लगती है, अफगानिस्तान से लगती है, और चीन से लगती है। इसी तरीके से देखना है आपको, ये आपका होमवर्क है जो मैं आपको लिख के दे रहा हूं। दूसरा है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है, श्रीनगर, श्रीनगर। और इसकी सीमा किससे लगती है, सिर्फ एक देश से लगती है, पाकिस्तान। फिर तीसरा यूनियन टेरिटरी है चंडीगढ़, चंडीगढ़। ओके, और चंडीगढ़ ये देखिए यहां पर चंडीगढ़, जो कि पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है। चौथा है दोस्तों दिल्ली, एक ऐसी यूनियन टेरिटरी जहां पर सीएम है। ठीक है, पांचवा, इसके बाद जब आप नीचे की ओर आएंगे तो यहां एक यूनियन टेरिटरी है दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। ये इनको मिला दिया गया, पहले ये अलग अलग थी। यहां पर जो जगह है, ध्यान दीजिएगा, इसको हम आपको मैप में दिखाएंगे। ये जगह है दीव, यहां पर एक जगह है दादर और दमन, और अंदर है दादर एवं नागर हवेली, और इसकी राजधानी है दोस्तों सिलवासा। कैपिटल क्या है, सिलवासा, सिलवासा। इसके बाद अगली जो यूनियन टेरिटरी है यह है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। ये दोस्तों यहां पर है, अरब सागर, अरेबियन सी, और इसकी राजधानी है कवारती। इसके बाद अगली यूनियन टेरिटरी है अंडमान एंड निकोबार,
कहाँ पर है देखिए एक बार, ये है अंडमान एंड निकोबार। ये सब देख के आना है बहुत डिटेल में आपको। और इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर। ओके। और 8वीं यूनियन टेरिटरी है पुडुचेरी, और इसकी राजधानी क्या है? पुडुचेरी, ये देखिए कराईकल। ओके, पुडुचेरी, ये यहाँ पर और पुडुचेरी के बारे में खास क्या है, यहाँ पर भी सीएम होते हैं। ओके, ये आपको याद रखना है। अब कल आपका होमवर्क ये है कि आप भारत के मैप में इन सभी यूनियन टेरिटरी को देखेंगे, सभी की कैपिटल याद करेंगे और बहुत डिटेल से देखोगे, खास तौर पर दादर नगर हवेली दमन एवं दीप के मैप को। इसमें आपको क्या क्या देखना है, पहले आप देखोगे ये कहाँ पर है। तो आपने देखा लेह लद्दाख, इसकी राजधानी होगी लेह। आप देखोगे कि यार इसकी सीमा अफगानिस्तान से लग रही है, ठीक है, पाकिस्तान से भी लग रही है, और इसकी सीमा चीन से लग रही है, पहली चीज। फिर आप देखोगे कौन कौन से भारतीय राज्य हैं, तो आप देखोगे कि इसकी सीमा जम्मू कश्मीर से लग रही है, और जम्मू कश्मीर के अलावा ये हिमाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है। फिर तीसरी बात आप ये देखोगे, क्या इसकी कोई जलीय सीमा है, क्या इसकी कोई वाटर बॉडी है? जवाब होगा नहीं, ये जलीय सीमा नहीं बनाता, ये वाटर बॉडी नहीं बनाता, लेकिन ये अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, लेकिन ये इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। इतने तरीकों से आपको मैप को देखना है, तो एटलस जरूर ले लीजिए। मैपिंग हमें इतना अच्छे से याद करनी है, और बहुत बेसिक मैपिंग हमें याद करनी है, ताकि हम भूगोल को समझ सकें। तो हमने भारत के मैप से शुरू किया है, पहला होमवर्क आपका यही है। कल आप सभी लोगों को यह करके आना है। देखिए, हमने कहा था ना कि ये कोर्स तभी बेहतर होगा जब आपका साथ हमें मिलेगा। मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए। हमने आपको नोट्स बना के दे दिए, पूरा पीडीएफ दे दिया, रीडिंग मटेरियल दे दिया, एक्स्ट्रा कंटेंट भी दे दिया। अब आपकी बारी है दोस्तों कि आप चीज़ों को और बेहतर करके पढ़ें। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट हमने पढ़े हैं कीवर्ड, वो ध्यान रखेंगे, उनका उपयोग करेंगे। तो कल आपसे फिर मिलेंगे, सुबह 8 बजे आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत।